हेलो प्यारे भाई बंधु। पिछली क्लास के अंदर अपने क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन के हैंड राइटिंग नोट्स के बारे में और कुछ एमसीक्यू के बारे में चर्चा की थी। आज अपन इस पाठ का संपूर्ण निचोड़ आज पढ़ेंगे, जो एक टाइपिंग नोट्स के साथ अपन चर्चा करेंगे। तो पाठ का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल जीवन अवधि को निरूपित करता है। तो सर्वप्रथम अपन को ध्यान में होना चाहिए कि जीवन अवधि किसे कहता है। तो जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाता है। तो किसी जीव की जीवन अवधि आवश्यक रूप से आकार या साइज से संबंध नहीं है। कौवा और तोते का आकार लगभग समान है, मतलब कोई भी अंतर नहीं है। फिर भी इनकी जीवन अवधि में बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। तो कौवा और तोते का आकार कहीं है समान है, लेकिन इनकी जीवन अवधि समान नहीं है। तो कौवे की जीवन अवधि है 15 वर्ष और तोते की जीवन अवधि है 140 वर्ष। तो इनके बहुत सारा जीवन अवधि में अंतर देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम है। जैसे कि अपन बात करते हैं, आम की जीवन अवधि है 250 वर्ष और पीपल के वृक्ष की है 2500 वर्ष। लेकिन ये दिखने में दोनों क्या दिखते हैं? समान दिखते हैं, परंतु इनकी जीवन अवधि में बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है, चाहे जीव भले कैसे ही हो, उन्हीं मृत्यु सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक कोशिका के जीवों को छोड़कर कोई अमर नहीं रहता है। मतलब एक कोशिका के जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, जैसे कि अमीबा। तो अपन कुछ अनुमानित जीवन अवधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हाथी की जीवन अवधि कितनी है? 65 से 90 ईयर। और गुलाब की जीवन अवधि है 5 से 7 वर्ष। कुत्ते की जीवन अवधि है 20 से 30 ईयर। अपन इसका मान लेते हैं कि अनुमानित इसको अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपन कुत्ते की जीवन अवधि 22 वर्ष मान सकते हैं। एनसीईआरटी के अंदर अपन देखेंगे तो 22 वर्ष दे रखा है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं तितली की। तो तितली की जीवन अवधि है 1-2 हफ्ते और कौवे की जीवन अवधि है 15 ईयर और केले की जीवन अवधि है 20 से 25 साल और गाय की जीवन अवधि है 15 से 25 और तोते की जीवन अवधि है 140 वर्ष और मगरमच्छ की जीवन अवधि है 60 वर्ष और घोड़े की जीवन अवधि है 60 से 62 वर्ष और फल मक्खी की जीवन अवधि है 20 से 30 दिन। और अपन चर्चा करते हैं धान की है, वो है 3 से 4 महीने। धान की कितनी है? 3 से 4 महीने। और कछुए की अपन बात करें तो 100 से 150 और बरगद की अपन बात करें तो लगभग 200 से 300 वर्ष। तो ये कुछ अनुमानित जीवन अवधि दे रखी है जो आपको याद करना अनिवार्य है। इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि सबसे अधिक जीवन अवधि किसकी है निम्न में से? कुछ ऑप्शन दे देंगे अपन को और बोलेंगे कि निम्न में से जीवन अवधि किसकी है। ये क्वेश्चन बन सकता है और भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि 4-5 अपन को पर्सन दे देंगे इसके, जैसे कि एलिफेंट दे देगा, रोज दे देगा, क्राउ दे देगा और गाय का ऑप्शन दे देगा। ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब बोल देंगे इनको बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये अनुमानित जीवन अवधि आपको याद करनी होगी। अब अपन चर्चा करते हैं आगे की ओर। जीवों में जनन को एक जीव विज्ञानी प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया। तो है ना, जीवों में जनन को एक जीव विज्ञानी प्रक्रम मतलब जीव विज्ञान के एक भाग के अंदर इसको क्या किया गया? परिभाषित किया गया, जिसमें एक जीव अपने समान छोटे जीव या संतति को जन्म देता है। अब है ना, जनक एक छोटे जीव को जन्म दे दिया तो फिर वो संतति उत्पन्न हो गई। फिर उस संतति में क्या होगी? वृद्धि होगी। फिर उसके अंदर क्या आएगी? परिपक्वता आएगी, मतलब वो जनन करने के लिए लायक हो जाएगा। उसके अंदर हार्मोन का स्रावित होना, इस प्रकार के उसके अंदर क्या आएंगे? परिपक्वता आएगी। इसके बाद में वह क्या करेगा? एक नई संतति को जन्म देगा। जनन के माध्यम से क्या करेगा? एक नई संतति को जन्म देगा। तो इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तो ये जन्म है, मृत्यु है,
वृद्धि है, ये चक्र है ना निरंतर चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य निरंतरता बनाए रखती है। तो जनन क्या करती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य निरंतरता को बनाए रखने का कार्य करती है। जीव किस प्रकार से जनन करता है, इसके वास, इसकी आंतरिक क्रिया विज्ञान तथा अन्य कोई कारण सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो अब अपन को यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि जनन के लिए उत्तरदायी कारक कौन से है। तो वास स्थल है, आंतरिक शरीर विज्ञान है, इस तरह से ये होते हैं क्या उत्तरदायी कारक। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक मतलब होता है गैमीट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो, उसे अपन क्या कहते हैं, अलैंगिक कहते हैं। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जब एकल जनक की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति से एक नए गैमीट का निर्माण करना क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। अब बात करते हैं लैंगिक जनन। जब दो विपरीत लिंग वाले जनन में प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि मादा युग्मक है, नर युग्मक है, इन दोनों के मध्य फर्टिलाइजेशन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन, इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, केवल एक ही जनक होता है जो क्या करता है, संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक से एकदम क्या होती है, समान होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो क्लोन किससे कहते हैं, आकार के आनुवंशिक रूप से समान संरचना को क्लोन के नाम से जाना जाता है। तो आकार की तथा आनुवंशिक रूप से समान जीवों के लिए क्लोन शब्द प्रयुक्त है। बहुत से एकल कोशिका जीव जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, द्विविखंडन द्वारा जनन करते हैं। द्विविखंडन मतलब शरीर दो भागों में बढ़ता है जनक का, और नए जीव की भांति क्या करता है, कार्य करता है, जो समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर फंजाई और शैवाल जगत के सदस्य विशेष अलैंगिक जननीय संरचना के द्वारा जनन करते हैं, जिन्हें अलैंगिक चल बीजाणु कहते हैं। चल बीजाणु मतलब जिसके अंदर क्या पाया जाता है, कसा पाया जाता है, गमन अंग पाए जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, चल बीजाणु। ये बीजाणु के प्रकार है, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। जैसे कि कॉनिडिया किस्म पाया जाता है पेनिसिलियम में, कलिका द्वारा किस्म होता है तो हाइड्रा में, और जैम्यूल किस्म पाया जाता है स्पंज तथा अन्य अलैंगिक जनन संरचनाएं हैं। जैसे कि ये आलू का दे रखा है, अदरक का दे रखा है, अग्रेव बुलबुल दे रखा है, पत्थर चट्टा दे रखा है, बायोफिल्म दे रखा है। इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। मांसल कलिका जो जलोदविदों में नए पादप उत्पादित करती हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, टूरियन कहते हैं। टूरियन किससे कहते हैं, देखो कि जब मांसल कलिका में जो जलोदविद में नए पादप की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, ट्यूरॉन कहते हैं। आपका क्या विचार है कि कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है? तो उत्तर कहीं होगा हाँ, क्या कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है? तो सही बात है। कायिक जनन क्या है, देखो पौधे के कायिक भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है, जैसे कि जड़ से हो सकता है, तने से हो सकता है, इस तरह से वो कौन सा जनन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अब अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपयोज्य हैं? सही बात है, उपयोज्य है। अब बात करते हैं पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई, जैसे कि ऊपरी भूस्थानी है, परकंद है, शक्कर है, संकर है, कंद है, वस्त्र है, भूस्थानी है, सभी नई संतति, ये संरचना कायिक प्रवर्धन कहलाती है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से एक नए जीव का निर्माण करना क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है।